Good morning, students. Let's begin our new unit, new topic on the same unit, that is tolerancing. Now we are discussing about the tolerancing. हमने last class में we have studied about the welding symbols. Now we are talking about the tolerancing. What is tolerancing? Tolerancing actually जब भी हम किसी डिजाइन कभी कोई भी डिजाइन अगर हम बनाते हैं और उसको जब हम मैन्युफैक्चर करने जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जब भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको जो हमारी ड्राइंग रहती है उसको एक्चुअल फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं हम। तो जब कोशिश करते हैं, तो जब भी मैनुअली या मशीनिंग के थ्रू हम जब भी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, तो हर एक लेंथ की, फॉर एग्जांपल अगर हम ये ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, मान लीजिए हमने इसकी लेंथ ली है लगभग कुछ 12 mm के आसपास। ठीक है, तो ये जो लॉट है हम किस में से बनाएंगे, हम मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को हम कट करेंगे और इसको इस रूप में चेंज करेंगे। ठीक है, इसमें से कट करके इसमें से चेंज करेंगे। ये हमारा रॉ फॉर्म है और ये हमारा फिनिश्ड फॉर्म है। तो जब हम इसको कट कर रहे हैं, ये कितने भी लेंथ का होगा, मान लीजिए 20 mm के लेंथ का है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको काट के हमको 12 mm में बदलना है। तो हो सकता है कटते वक्त हम 1 mm या 2 mm ज्यादा कर दें। तो ये जो ज्यादा होता है ना, इसका अपर लिमिट, जो ज्यादा होता है उसको हम कहते हैं अपर लिमिट, कि हम कहाँ तक काट सकते हैं, और जो कम होता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के डिफरेंस को ही कहते हैं टॉलरेंसिंग। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट इज कॉल्ड एज अ टॉलरेंसिंग। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफरेंस बिटवीन द upper limit and lower limit is called tolerancing. Okay, this is the definition of tolerancing. अब इसी तरह से जब भी हम डिजाइन करने जाते हैं, as we have studied about the tolerancing, अब आपको पता है tolerancing क्या होती है। ठीक है, तो जब भी हम टॉलरेंस के साथ साथ में कुछ और भी नॉमेनक्लेचर होते हैं, जो कि कुछ टर्म्स होते हैं जो कि डिजाइन करते वक्त यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो एक बार एक एक करके हम देखते जाएंगे कि किस किस चीजों का इस्तेमाल किया जाता है वाइल डिजाइनिंग। ये जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, ये शॉर्ट टर्म्स में आपको डिफाइन करने के लिए आ सकता है क्वेश्चन में, कि 2-2 नंबर में, कि आप उसको डिफाइन करके बताइए। ठीक है, तो सबसे पहला टर्मिनोलॉजी हम देख लेते हैं। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं टर्मिनोलॉजी। टॉलरेंसिंग के अंदर में ही बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिसको हम अभी पढ़ना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं हम साइज ऑफ द डायमेंशन। इसका डेफिनेशन क्या है, साइज ऑफ डायमेंशन। साइज ऑफ डायमेंशन क्या होता है, इट इज अ नंबर, इसके नोट्स बनाएंगे आप लोग। इट इज अ नंबर एक्सप्रेसिंग in any particular unit, expressing in any particular unit the numerical value of dimension। ठीक है, मतलब क्या है साइज ऑफ डायमेंशन, मतलब अगर हमने ये ऑब्जेक्ट लिया है और मैंने डिफाइन किया कि यहां से यहां तक की लंबाई हमने 20 mm के आसपास ली है, तो दिस इज द साइज, दिस इज साइज। ठीक है, इट इज अ नंबर एक्सप्रेसिंग इन एनी पर्टिकुलर यूनिट। दिस साइज हम हमेशा ड्राइंग में mm लेके चलते हैं, कई बार सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। ठीक है, जब बड़ा कंस्ट्रक्शन है तो हम मीटर्स में भी काम कर सकते हैं, और बड़ा कंस्ट्रक्शन है तो हम किलोमीटर्स में भी काम कर सकते हैं। तो ये किसी भी यूनिट में भी ये साइज हम बता सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ साइज ऑफ द डायमेंशन। ठीक है, इस तरह से इसको आप परिभाषित करेंगे। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड वन नॉमिनल साइज। नॉमिनल साइज इसका डेफिनेशन है the nominal size of
a dimension or part is the size by which it is referred as a matter of convenience. ठीक है, ये क्या होता है एक्चुअली, नॉमिनल साइज जो होता है, ये हमने स्टैंडर्ड साइज क्या रखा है यहाँ पर, हमने स्टैंडर्ड साइज रखा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट का 20 mm का। ठीक है, नॉमिनल मतलब कितना अलाउ है, 20 mm में हम कितना अलाउ कर सकते हैं, तो ये एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है, इट इज एक्चुअली अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड साइज। जो भी स्टैंडर्ड साइज हमने लिया उसका एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लगभग जो बोलते हैं ना, लगभग इतना होना चाहिए। ठीक है, उसी को हम कहते हैं नॉमिनल साइज। थर्ड देखते हैं हम, थर्ड डेफिनेशन, बेसिक साइज। देखिए कई प्रकार के साइज होते हैं, है ना। बेसिक साइज, बेसिक साइज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ size of a part in relation to which all limits of variation are determined by the application of the allowance and tolerance। ठीक है, अब ये क्या होता है, अलाउंस एंड टॉलरेंस के साथ में ये क्या लिखा है मैंने, इट इज अ साइज ऑफ अ पार्ट इन रिलेशन टू विच ऑल लिमिट्स ऑफ वेरिएशंस आर डिटरमाइंड बाय एप्लीकेशन ऑफ अलाउंस एंड टॉलरेंस। मतलब अब मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बताती हूँ व्हाट इज बेसिक साइज। उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं एक छोटा सा ये स्क्वायर, फिर से मैं बना रही हूँ। ठीक है, अब मान लो इसका डायमेंशन हमने सॉरी ये भी सीधा नहीं बनाया मैंने, तो फिर से बनाते हैं। ये ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका डायमेंशन हम ले लेते हैं कुछ, मान लो 50 ले लिया मैंने। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज बेसिक साइज। ये क्या हो गया, ये एक सिंपल सा साइज ऑफ द डायमेंशन है। ठीक है, नॉमिनल साइज भी हो सकता है। बेसिक साइज को हम क्या डिफाइन करेंगे, मान लीजिए मैंने इसका टॉलरेंस ले लिया है 0.01 mm। ठीक है, प्लस और माइनस में ले लिया है 0.01 mm। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस ब्लॉक को हम बड़े ब्लॉक से काट रहे हैं, मान लीजिए इतना बड़ा ब्लॉक है 100 mm का, यहां से यहां तक ये मैंने ले लिया है 100 mm का एक ब्लॉक, 100 mm को मुझे 50 mm में कट करना है। तो कट करते वक्त अगर मान लीजिए मेरे पास ये डायमेंशन जो है, ये डायमेंशन जो है 49.99 से लेकर के 50.01, अगर ये भी डायमेंशन हो जाता है 50 की जगह अगर मैं 49.99 भी बना देती हूँ या फिर 50.01 भी कर देती हूँ, तब भी हम इसको फेलियर नहीं बोलेंगे। इतना डिजाइन में चेंजेस, इतना डायमेंशन में चेंजेस चलेगा। ये जो इसको क्या कहते हैं, ये टॉलरेंस है। इतना मतलब टॉलरेंस मतलब झेल सकते हैं, इतनी गलतियां, इतने गलती अगर होगी तो 0.01 mm तक की गलती हम झेल सकते हैं। तो जब हम इसको प्लस कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये जब मैंने प्लस 0.01 किया है
तो यहाँ पर आ गया 50.01 और जब माइनस किया तो 49.99 आ गया। तो ये जो डायमेंशन दिख रहा है माइनस करने के बाद और प्लस करने के बाद, इसी को हम कहते हैं बेसिक साइज। ठीक है, यानी टॉलरेंस और अलाउंस को लगाने के बाद साइज में जो बदलाव आता है उसको हम कहते हैं बेसिक साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अब व्हाट इज एक्चुअल साइज। फोर्थ वन हम देखते हैं, फोर्थ नॉमेनक्लेचर, एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज क्या होता है, फिर इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द साइज of a part after manufacturing as may be found by actual measurement। अब एक्चुअल साइज क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि 100 mm के ब्लॉक को काट के मुझे 50 mm के ब्लॉक में चेंज करना है, तो मैंने टॉलरेंस इतना ले लिया, इतना इतना कि चलो ठीक है 0.01 mm ज्यादा हो गया या कम हो गया तब भी मैं इसको फेंकूंगी नहीं, इस ब्लॉक को मैं यूज में ले आऊंगी, काम में ले आऊंगी। मगर मान लीजिए इसको बनने के बाद ये इसको नापना होना चाहिए था 50, है ना, होना चाहिए था 50, मगर ये इतना हो गया। ठीक है, ठीक है 0.01 मतलब मैंने बोला कि नहीं मुझसे गलती हो गई है, मैंने एक 0.01 mm कम काटा है, तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये कंसिडर। मगर जब उसको मेजर करने गए तो ये हो गया हमारा 48.8 आ गया, मान लो 48.08 आ गया मान लो। तो ये जो है ये टर्म मेजर करने के बाद जो हमको एक्चुअल साइज मिलता है, मतलब मैंने बोला कि मुझसे 0.01 mm का गलती हो गया है, ये होना चाहिए था, मैंने ये काटा अपने अंदाजे से, मगर जब मैं मेजर कर रही हूँ तो ये निकला। तो ये जो टर्म है ना, ये जो हम मेजर करने के बाद एक्चुअल में निकलता है, इसी को हम कहते हैं एक्चुअल साइज। ठीक है, इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ टर्म है लिमिट्स ऑफ साइज। लिमिट्स ऑफ साइज, actually these are the limits of dimension। ठीक है, एक्सट्रीम, permissible sizes of any object। ठीक है, ये जो मैंने बताया ना यहाँ पर, ये 0.01 ये क्या हो गया, अगर प्लस में है तो इसी को हम कहेंगे लिमिट, कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए प्लस और माइनस। अगर ये हमने बनाया है और ये 50.02 हो जाता है या ये 48.08 हो जाता है तो हमारा प्रोडक्ट जो है फेलियर हो गया, हम उसको यूज नहीं करेंगे। हमको चाहिए था इतने तक, या तो 50 रहे या तो 49 रहे या तो 50.01 रहना चाहिए। ठीक है, ये 48.08 भले एक्चुअल साइज है, तो ये इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, हम नया प्रोडक्ट फिर से बनाएंगे। तो ये हमको कैसे मिला कि हमको 48 पॉइंट, ये हम डिफाइन कैसे कर पाएंगे 48.08 हमारा कैंसर प्रोडक्ट है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर लिमिट्स दी हुई है। ठीक है, क्योंकि टॉलरेंस के द्वारा हमने लिमिट को तय कर दिया है कि जो भी डिजाइन में चेंजेस आएंगे वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम प्लस में बात करेंगे, ठीक है, हाई लिमिट लो लिमिट हो सकता है, ठीक है, तो जब भी कोई टर्म प्लस में आ रहा है, ये प्लस और माइनस, तो ये जो प्लस वाला है ये इसको कहेंगे हम अपर लिमिट, और इसको हम कहेंगे जो माइनस में आएगा उसको कहेंगे लोअर लिमिट। ठीक है, अब ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, जैसे मैंने पहले ऊपर में लिया था 50 प्लस 0.01, तो ये हो गया 50.01, तो अपर लिमिट की ये रेंज है हमारी। और लोअर लिमिट 50 माइनस 0.01 यानी 49.99, ये हो गया हमारा लोअर लिमिट और ये हो गया हमारा अपर लिमिट। ठीक है, और जब इन्हीं दोनों को डिफरेंस करते हैं, अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड एज अ टॉलरेंस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ टॉलरेंस। इस बात का ध्यान रखना अपने को। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर अपन देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है अलाउंस। व्हाट इज अलाउंस? इट इज the dimensional difference between the maximum material limits of meeting parts intentionally provided to obtain the desired fitting। ठीक है, अब क्या है ये? अब ये क्या चीज है? अलाउंस। अभी सभी के पास में पेन है। एक मैं पेन बनाने की कोशिश करती हूँ यहाँ पर। ये मान लो एक छोटा सा पेन है। ठीक है, इसके ऊपर हम एक कैप लगा देते हैं। ठीक है, ये कैप लगा दिया मैंने, है ना। ये पेन, एक उदाहरण दे रही हूँ मैं, जस्ट सिंपल सा। ये एक पेन है, ये कैप है। हम जब भी पेन में कैप को लगाते हैं तो हम ना कोई गम लगाते हैं उसमें, और ना ही उसमें कोई चूड़ी कटी हुई होती है, मगर फिर भी ये दोनों आपस में फिट हो जाते हैं। ठीक है, और आप गोल, ये पेन का जो ढक्कन होता है, ये पेन में चारों तरफ गोल घूम भी सकता है, इसको निकाला भी जा सकता है और अंदर भी डाला जा सकता है। क्यों डाला जा सकता है? क्योंकि हमने इसमें एक प्रिस्क्राइब्ड, इंटेंशनली, मतलब जानबूझकर हमने इसमें एक अलाउंस डाला हुआ है, अलाउंस किया हुआ है कि अलाउंस दिया है इस होल में। अगर मान लीजिए कि ये जो होल है, ये पेन की जो मोटाई है, अगर मान लो 10 mm है, और मैंने कैप की भी मोटाई अगर 10 mm कर दी, तो ये कैप का जो कैप जो है कभी भी पेन में नहीं घुसेगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको 11 mm लेना पड़ेगा, और 11 mm अगर मैंने ले लिया तो कैप में जाकर के ये फंस जाएगा, निकलेगा नहीं, काफी टाइट हो जाएगा। तो मुझे ताकत लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए इसमें मैं 11 mm में मैं प्लस और माइनस करके कुछ वैल्यूज दे दूंगी यहाँ पर, एक्स वाई जेड कुछ भी, है ना, एक्स वाई जेड एबीसी कुछ भी यहाँ पे वैल्यू दे देंगे अलावेंस, ताकि उस अलावेंस की वजह से यहाँ पर हम इस पेन को आसानी से निकाल और फिट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये अलावेंस होता है ना, जो इंटेंशनली जानबूझकर दिया जाता है। तो डेफिनेशन देखिए, इट इज द डायमेंशनल डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम मटेरियल लिमिट्स फॉर द मेटिंग पार्ट। मेटिंग पार्ट मतलब ये पेन और कैप का एग्जाम्पल। ठीक है, इंटेंशनली प्रोवाइडेड टू ऑब्टेन द डिजायर्ड फिटिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट डेफिनेशन हम लेते हैं यहाँ पर, डेविएशन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम ले लेते हैं यहाँ पर डेविएशन का। ठीक है, डेविएशन क्या होता है? इट इज अ algebraic difference between a size and the corresponding basic size। जो हमने ऊपर साइज पढ़ा ना, साइज का डेफिनेशन हमने पढ़ा, बेसिक साइज का, उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो कहलाता है डेविएशन कहलाता है। ओके,
नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी शाफ्ट. व्हाट इज शाफ्ट? शाफ्ट क्या है? इट इज अ टर्म used conventionally to designate all the external features of a part, including those which are not cylindrical. Example, a key. ठीक है. It is a term used conventionally to designate all the external features of a part, excluding those which are not cylindrical. That is key. मतलब अगर हम शाफ्ट आप सभी जानते हैं लंबा सा लोहा का एक गोल होता है, ठीक है, जो पावर ट्रांसमिट करने के भी काम आता है, जैसे कि प्रोपेलर शाफ्ट होता है ऑटोमोबाइल में, है ना, और छोटे छोटे एक्सल्स होते हैं वो भी एक प्रकार के शाफ्ट कहलाते हैं. ठीक है, तो ये जो शाफ्ट्स हैं, इस शाफ्ट को हम गियर वगैरह में फिक्स करने के लिए हम की का इस्तेमाल करते हैं. तो जरूरी नहीं है कि एक की जो हमारा सिलेंड्रिकल शेप में हो. तो इसी को, ये जो पावर ट्रांसमिशन का जो काम करता है शाफ्ट, इसी को हम कहते हैं, इसी को चाहे वो सिलेंड्रिकल हो चाहे ना हो, इसको हम शाफ्ट में कंसिडर करेंगे. इट इज अ टर्म यूज्ड कन्वेंशनली टू डेजिग्नेट all the external features of a part, including those which are not cylindrical. ठीक है, शाफ्ट आप सभी लोग जानते हैं, इसका इंग्लिश में डेफिनेशन इस प्रकार होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं होल. ये सारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, इसलिए आपको इसके नोट्स बनाने होंगे. होल, इट इज अ टर्म used to designate all the internal features of a part which are not cylindrical. मतलब अब जैसे ये शाफ्ट है, दोनों का डेफिनेशन आपको सेम सेम दिख रहा होगा. ये भी एक शाफ्ट है मगर अंदर से खोखला है. ठीक है, खोखला है तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हमने डैश लाइन बनाया था तो ये होल हो गया. सिंपल सा, आपको पता है होल क्या होता है, होल यानी छेद. ठीक है, नेक्स्ट बेसिक शाफ्ट. बेसिक शाफ्ट है, बेसिक शाफ्ट, अ शाफ्ट whose upper deviation is 0, उसको कहेंगे बेसिक शाफ्ट. अब बेसिक होल क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, a shaft whose lower deviation is 0. ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बता दी क्या होता है. अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करती हूँ. बेसिक शाफ्ट है, लोअर शाफ्ट. What is basic shaft and
अच्छा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं आपको बनाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और थी, एक टॉपिक और छूट गया आपका, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल लिमिट्स। ठीक है, यूनिलेटरल बाइलेटरल लिमिट्स, यूनिलेटरल मतलब प्लस माइनस 0.01, यानी एक ही है, प्लस और माइनस आपको 0.01 ही करना है, तो ये कहला के यूनि मतलब यूनिट यानी एक, तो ये यूनिलेटरल हो गया। ठीक है, प्लस 0.01 माइनस 0.02, तो ये क्या हो गया, ये लिमिट क्या कहलाती है, बाइलेटरल। अलग अलग वैल्यू है और प्लस और माइनस का वैल्यू अलग अलग है, प्लस और माइनस का वैल्यू अगर एक ही और एक साथ लिखा हुआ है तो ये कहलाएगा यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मैं डायग्राम्स नेक्स्ट क्लास में आपको दूंगी। ओके, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।